नमस्ते दोस्तों, क्या हाल है। आपका बहुत बहुत स्वागत है भय का सफर में। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो आपको ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6 की उन अंधेरी गलियों में ले जाएगा जिनके बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा। ये वो सच्ची खौफनाक कहानियां हैं जो गेमिंग की दुनिया के सबसे बड़े नामों में से एक के इर्द गिर्द बुनी गई हैं। ये कहानियां सिर्फ पिक्सल और कोड की नहीं हैं, बल्कि उन अनजाने डर की हैं जो कभी कभी हमारी स्क्रीन से निकलकर हमारी असल जिंदगी में दस्तक देने लगते हैं। तो अपनी लाइट्स धीमी कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए GTA 6 की 6 ऐसी सच्ची डरावनी कहानियों को सुनने के लिए जो शायद आपकी नींद उड़ा दें। ये वो अनुभव हैं जो बताते हैं कि कभी कभी सबसे बड़ा डर किसी गेम के अंदर नहीं बल्कि उसके आसपास मंडराता है। पहली कहानी, लीक हुआ बीटा और वो अनजान। ये कहानी है रोहन की, एक कॉलेज स्टूडेंट और डाई हार्ड गेमर जिसकी जिंदगी GTA के इर्द गिर्द घूमती थी। GTA 6 की अनाउंसमेंट के बाद से ही वो हर छोटी बड़ी खबर पर नजर रखे हुए था। एक रात जब वो अपने गेमिंग फोरम पर स्क्रॉल कर रहा था, उसे एक प्राइवेट मैसेज मिला। भेजने वाले का नाम अजीब था, कुछ सिंबल्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन। मैसेज में एक लिंक था और लिखा था GTA 6 अल्ट्रा सीक्रेट बीटा, एक्सक्लूसिव एक्सेस, किसी को बताना मत। रोहन का दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या यह सच हो सकता है? उसने कई बार ऐसी अफवाहें सुनी थी, लेकिन यह कुछ ज्यादा ही असली लग रहा था। थोड़ी झिझक के बाद उसने VPN लगाया और लिंक पर क्लिक कर दिया। फाइल साइज में काफी बड़ी थी, लगभग 150 गीगाबाइट। डाउनलोड होने में पूरी रात लग गई। अगली सुबह जब उसने फाइल एक्सट्रैक्ट की तो उसके डेस्क टॉप पर एक आइकॉन बन गया, एक सिंपल सा VI लोगो जो GTA 6 का स्टाइल लग रहा था। कोई इंस्टॉलर नहीं, कोई तामझाम नहीं, बस एक क्लिक और गेम चालू। रोहन की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। गेम का इंट्रो सीक्वेंस किसी हॉलीवुड मूवी जैसा था और ग्राफिक्स इतने रियल कि यकीन करना मुश्किल था। वाइस सिटी पहले से कहीं ज्यादा जिंदा और खतरनाक लग रही थी। उसने कुछ शुरुआती मिशन किए, गाड़ियां चुराईं, शहर घूमा। सब कुछ अविश्वसनीय रूप से स्मूथ और डिटेल्ड था। लेकिन कुछ दिनों बाद रोहन को अजीब चीजें नोटिस होने लगी। गेम में कुछ ऐसे डिटेल्स थे जो बहुत ज्यादा पर्सनल थे। एक मिशन में उसे एक ऐसे घर में घुसना था जिसका लेआउट हूबहू उसके अपने अपार्टमेंट जैसा था। फर्नीचर की प्लेसमेंट तक वैसी ही। उसने इसे महज इत्तेफाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। फिर एक दिन गेम में एक नया NPC दिखाई दिया। वो हमेशा काले कपड़े पहने रहता था, उसका चेहरा परछाई में छिपा रहता था और वो बस दूर खड़ा रोहन के कैरेक्टर को घूरता रहता था। जब रोहन उसके पास जाने की कोशिश करता तो वो भीड़ में गायब हो जाता या किसी गली में मुड़ जाता। रोहन ने उसका नाम मन ही मन द वॉचर रख दिया। एक शाम रोहन अपने कमरे में गेम खेल रहा था। बारिश हो रही थी और बाहर का मौसम भी गेम के अंदर जैसा ही था, तूफानी और उदास। उसने देखा कि द वॉचर सड़क के उस पार खड़ा है, सीधा उसके कैरेक्टर की तरफ देख रहा है। अचानक स्क्रीन पर एक टेक्स्ट मैसेज पॉपअप हुआ। गेम के फोन पर नहीं बल्कि सीधे स्क्रीन के बीच में, जैसे कोई डेवल पर मैसेज हो। लिखा था, तुम्हारी लाल शर्ट अच्छी लग रही है रोहन। रोहन का खून जम गया। उसने उस दिन वाकई में एक लाल शर्ट पहनी हुई थी। उसने घबराकर अपने वेबकैम की तरफ देखा। वो बंद था, या कम से कम उसकी लाइट तो बंद थी। उसने सोचा शायद ये कोई बहुत ही एडवांस्ड AI है जो सोशल मीडिया से जानकारी निकाल रहा है, लेकिन यह बहुत ज्यादा था। अगले कुछ दिनों तक ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती रही। गेम के रेडियो पर कभी कभी उसकी पसंदीदा प्लेलिस्ट के गाने बजते जो उसने कभी गेम से कनेक्ट नहीं की थी। एक NPC ने उससे उसी अजीब निकनेम से बात की जो उसके कॉलेज के दोस्त इस्तेमाल करते थे। रोहन डरने लगा था, लेकिन गेम का नशा ऐसा था कि वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो जानना चाहता था कि ये सब क्या हो रहा है। एक रात द वॉचर उसके कैरेक्टर के बिल्कुल करीब आया। पहली बार रोहन उसका चेहरा थोड़ा सा देख पाया। उसकी आंखें खाली और डरावनी थीं। स्क्रीन पर फिर मैसेज आया, एक आखिरी मिशन। रोहन, तुम्हारे घर के पास वाली पुरानी बेकरी, रात के 2 बजे, वहां तुम्हारे लिए कुछ है। रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। उसके घर के पास वाकई में एक बंद पड़ी पुरानी बेकरी थी जो सालों से वीरान थी और जिसके बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर थीं। ये गेम अब उसकी असल जिंदगी में दखल दे रहा था।
उसी पल उसके कमरे की लाइट एक पल के लिए झपकी और उसके लैपटॉप का वेबकैम, जिसकी लाइट हमेशा बंद रहती थी, अचानक हरी हो गई। रोहन ने दहशत में लैपटॉप बंद कर दिया और केबल निकाल दी। उसने तुरंत गेम की फाइलें डिलीट कर दी। अपने कंप्यूटर को कई बार स्कैन किया, लेकिन उसके मन से वो डर नहीं निकल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे दी वॉचर अब भी उसे देख रहा है। उस रात उसे नींद नहीं आई। बार बार उसे लगता कि कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा है। अगली सुबह जब वो कॉलेज के लिए निकला तो उसे सड़क के उस पार एक पेड़ के नीचे एक परछाई सी दिखी। एक लंबा आदमी काले कपड़ों में, जिसका चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा था, लेकिन रोहन को यकीन था कि वो वही वॉचर था। वो तेजी से वहां से निकल गया। रोहन ने कभी उस गेम के बारे में किसी को नहीं बताया। उसे डर था कि लोग उसे पागल समझेंगे, लेकिन वो अनुभव उसके जहन में हमेशा के लिए बस गया। क्या वो सच में GTA 6 का कोई लीक हुआ बीटा था, या कोई हैकर था जो उसके साथ खेल रहा था, या फिर कुछ और, कुछ ज्यादा भयानक? रोहन को आज भी नहीं पता, लेकिन वो इतना जानता है कि कुछ गेम सिर्फ गेम नहीं होते, और कभी कभी जब आप गेम को खेलते हैं तो गेम भी आपको खेलने लगता है। वो आज भी कभी कभी उस पुरानी बेकरी के पास से गुजरते हुए डर जाता है, और उसे हमेशा लगता है कि कोई उसे देख रहा है। दूसरी कहानी, फुसफुसाता, रेडियो स्टेशन और अनहोनी की आहट। यह कहानी है आरव की, जो एक साउंड डिजाइनर बनने का सपना देखता था और वीडियो गेम्स के ऑडियो पर खास ध्यान देता था। जब GTA 6 की चर्चाएं गर्म हुई तो आरव सबसे ज्यादा उत्साहित गेम के रेडियो स्टेशंस और साउंड डिजाइन को लेकर था। एक दिन उसे एक दोस्त के जरिए कथित तौर पर GTA 6 के एक बहुत ही शुरुआती अनऑफिशियल बिल्ड का एक्सेस मिला। यह बिल्ड बेहद अस्थिर था, ग्राफिक्स अधूरे थे और ज्यादातर मैकेनिक्स काम नहीं कर रहे थे। लेकिन आरव की दिलचस्पी सिर्फ एक चीज में थी, रेडियो। गेम में मुश्किल से 1 या 2 गाड़ियां ही चलती थीं, लेकिन जब आरव एक गाड़ी में बैठा तो रेडियो अपने आप चालू हो गया। ज्यादातर स्टेशंस पर या तो स्टैटिक नॉइज था या फिर कुछ अजीब सी अधूरी धुनें। लेकिन एक स्टेशन ऐसा था जो बिल्कुल अलग था। उसका कोई नाम नहीं था। फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले पर सिर्फ अननोन लिखा आता था और उस पर कोई गाना या विज्ञापन नहीं बजता था। सिर्फ धीमी, लगभग ना सुनाई देने वाली फुसफुसाहटें थीं। आरव ने हेडफोन लगाकर वॉल्यूम बढ़ाया। वो फुसफुसाहटें कई आवाजों का मिश्रण लगती थीं, कभी मर्दों की, कभी औरतों की, कभी बच्चों की। वो किसी जानी पहचानी भाषा में नहीं थी, लेकिन उनके लहजे में एक अजीब सी उदासी और डर था। आरव को यह बेहद डरावना लेकिन दिलचस्प लगा। उसने सोचा कि शायद ये डेवलपर्स का कोई अधूरा ऑडियो एक्सपेरिमेंट है। उसने उस स्टेशन को सुनना जारी रखा। कुछ देर बाद उसे उन फुसफुसाहटों के बीच कुछ पैटर्न सुनाई देने लगे। कुछ शब्द बार बार दोहराए जा रहे थे, हालांकि वो उनका मतलब नहीं समझ पा रहा था। एक रात जब वो उस स्टेशन को सुन रहा था, उसे अचानक एक बहुत ही साफ आवाज सुनाई दी। एक लड़की की आवाज जो कह रही थी, शीशा टूटेगा, हाथ कटेगा। आरव को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने इसे डेवलपर का कोई डरावना ईस्टर एग समझकर नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन आरव अपने किचन में काम कर रहा था और गलती से उसके हाथ से पानी का गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया और टूट गया। जब वो कांच के टुकड़े उठा रहा था तो एक छोटा सा टुकड़ा उसके हाथ में बुरी तरह चुभ गया और खून बहने लगा। उसे तुरंत पिछली रात सुनी हुई वो आवाज याद आई, शीशा टूटेगा, हाथ कटेगा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये महज इत्तेफाक था, उसने खुद को समझाया, एक बहुत ही अजीब इत्तेफाक। उसने कुछ दिनों तक वो गेम नहीं खेला, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे वापस खींच लाई। वो फिर से उस अननोन रेडियो स्टेशन को सुनने लगा। फुसफुसाहटें अब भी जारी थीं, लेकिन अब आरव उन्हें ज्यादा ध्यान से सुन रहा था। कुछ दिनों बाद उसे फिर एक साफ आवाज सुनाई दी। इस बार एक बूढ़े आदमी की सफेद गाड़ी, लाल बत्ती, जोर का झटका। आरव का दिल बैठने लगा। यह बहुत ज्यादा स्पेसिफिक था। उसने तुरंत गेम बंद कर दिया। वो उस दिन कहीं बाहर नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसकी मां ने उसे कुछ जरूरी सामान लाने के लिए बाजार भेजा था। उसने अपनी बाइक निकाली
और बेमन से चल पड़ा। रास्ते में जब वो एक चौराहे पर पहुंचा तो सिग्नल पीला हो गया। उसने सोचा कि वो निकल जाएगा, लेकिन फिर उसे वो आवाज याद आई। उसने बाइक रोक ली और जैसे ही बत्ती लाल हुई, एक सफेद कार तेजी से लाल बत्ती तोड़ती हुई उसके सामने से गुजरी। अगर आरव ने बाइक न रोकी होती तो वो सीधा उस कार से टकरा जाता। झटका इतना जोर का होता कि शायद वो बचता भी नहीं। आरव पसीने से तरबतर हो गया। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। यह अब इत्तेफाक नहीं हो सकता था। वो रेडियो स्टेशन, वो फुसफुसाहटें, वो किसी तरह भविष्य की छोटी छोटी अनहोनियों की भविष्यवाणी कर रही थी। वो घर लौटा और उसने तुरंत उस गेम बिल्ड को अपने कंप्यूटर से डिलीट कर दिया। उसने उस हार्ड ड्राइव को भी फॉर्मेट कर दिया जिसमें वो गेम था। लेकिन उस रेडियो स्टेशन की फुसफुसाहटें उसके कानों में गूंजती रही। उसे रात में बुरे सपने आने लगे, जिनमें वही अनजानी आवाजें उसे कुछ बताने की कोशिश करती। उसने अपने दोस्त से उस गेम बिल्ड के बारे में पूछा तो दोस्त ने कहा कि उसे वो एक गुमनाम ऑनलाइन सोर्स से मिला था और अब वो लिंक भी काम नहीं कर रहा। आरव ने कभी किसी को उन आवाजों के बारे में पूरी सच्चाई नहीं बताई। उसे डर था कि कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन उस घटना ने उसकी जिंदगी बदल दी। वो अब भी साउंड डिजाइन पर काम करता है, लेकिन वो कभी किसी अननोन सोर्स से मिली फाइल पर भरोसा नहीं करता। और कभी कभी जब रात में बिल्कुल सन्नाटा होता है, उसे आज भी वो धीमी डरावनी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, जैसे कोई उसे चेतावनी दे रहा हो, आने वाली किसी अनहोनी की आहट सुना रहा हो। वो जानता था कि वो रेडियो स्टेशन सिर्फ कोड और ऑडियो फाइल्स का कलेक्शन नहीं था। वो कुछ और था, कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे था और शायद हमेशा रहेगा। तीसरी कहानी वाइस सिटी के अतीत का प्रेत और ग्लिच का जाल। ये कहानी है समीर और उसके 3 दोस्तों अमित, प्रिया और करण की, जो GTA के बहुत बड़े फैन थे और GTA 6 के वाइस सिटी में लौटने की खबर से बेहद उत्साहित थे। वे घंटों इंटरनेट पर लीक हुई मैप्स, कॉन्सेप्ट आर्ट और थ्योरीज पर बातें करते थे। एक दिन उन्हें एक मलोइजवेस्टनी गेमिंग फोरम पर एक पोस्ट मिली। पोस्ट में दावा किया गया था कि किसी ने GTA 6 के कथित अर्ली डेवलपमेंट बिल्ड के कुछ हिस्सों को रिक्रिएट किया है, खासकर वाइस सिटी का एक छोटा सा हिस्सा, और उसे एक अनऑफिशियल स्टैंड अलोन एक्सप्लोरेशन डेमो के तौर पर रिलीज किया है। चारों दोस्त बहुत एक्साइटेड हो गए। उन्होंने फाइल डाउनलोड की, जो साइज में ज्यादा बड़ी नहीं थी, करीब 20 GB। इंस्टॉलेशन के बाद जब उन्होंने गेम लॉन्च किया तो वे हैरान रह गए। ग्राफिक्स बेशक अनफिनिश्ड थे, टेक्सचर्स लो रेजोल्यूशन के थे, लेकिन वाइस सिटी का वो जाना पहचाना माहौल मौजूद था। कुछ सड़कें, कुछ बिल्डिंग्स और ओशन ड्राइव का एक हिस्सा बनाया गया था। वे चारों मिलकर उसे एक्सप्लोर करने लगे, हर कोने को छानते हुए जैसे किसी खजाने की तलाश में हों। कुछ घंटों की खोजबीन के बाद अमित को शहर के एक सुनसान इंडस्ट्रियल इलाके में एक अजीब सी जगह मिली। वहां कुछ बिल्डिंग्स के टेक्सचर गायब थे, कुछ दीवारें हवा में तैर रही थी और जमीन अजीब तरह से ऊपर नीचे हो रही थी। एक टिपिकल ग्लिच एरिया। बाकी तीनों भी वहां पहुंचे। प्रिया लगता है डेवलपर्स यहां कुछ छुपाना चाहते थे। करण, जो हमेशा एडवेंचर के लिए तैयार रहता था, बोला, चलो देखते हैं इस ग्लिच के पार क्या है। वे अपने कैरेक्टर्स को लेकर उस ग्लिची एरिया में और अंदर जाने लगे। स्क्रीन अजीब तरह से फ्लिकर करने लगी, साउंड में डिस्टॉर्शन आने लगा। अचानक उनके कैरेक्टर्स एक अदृश्य दीवार से टकराकर रुक गए, लेकिन समीर ने नोटिस किया कि एक खास एंगल से एक बहुत ही पतली सी दरार दिख रही थी, जैसे दीवार के उस पार कुछ हो। उसने अपने कैरेक्टर को बार बार उस दरार में घुसाने की कोशिश की और कई कोशिशों के बाद उसका कैरेक्टर उस ग्लिच के पार निकल गया। कारण, चलो देखते हैं इस ग्लिच के पार क्या है। दूसरी तरफ का मंजर बेहद अजीब था। वो जगह वाइस सिटी जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। हर तरफ अंधेरा था, सिर्फ कुछ जगहों पर हल्की बीमार सी रोशनी थी। बिल्डिंग्स अधूरी और टूटी फूटी थी, जैसे किसी बुरे सपने का सेट हो। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, सिर्फ उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। अमित, प्रिया और करण भी किसी तरह ग्लिच पार करके समीर के पास पहुंच गए। ये जगह तो बहुत क्रीपी है, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी उन्हें दूर एक परछाई सी दिखी। वो एक इंसान की तरह लग रही थी, लेकिन उसकी हरकतें अजीब थीं।
जैसे वो लड़खड़ा रहा हो। जब वे थोड़े और करीब पहुंचे तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो एक एनपीसी था, लेकिन उसका मॉडल पूरी तरह से करप्टेड था। उसका चेहरा आधा गायब था, स्किन का टेक्सचर अजीब तरह से खींचा हुआ था और उसकी आंखें बिल्कुल काली और खाली थी। वो उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था और उसके मुंह से अजीब सी घुरघुराने की आवाजें आ रही थीं। चारों दोस्त बुरी तरह डर गए। उन्होंने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन जिस रास्ते से वे आए थे वो अब बंद हो चुका था। वो ग्लिची दीवार अब ठोस हो गई थी। वे फंस चुके थे। वो करप्टेड एनपीसी उनके और करीब आता जा रहा था। करण ने अपने कैरेक्टर से उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन कोई हथियार काम नहीं कर रहा था। तभी अमित चिल्लाया, देखो, वहां एक दरवाजा है। एक टूटी हुई दीवार के पीछे एक छोटा सा मुश्किल से नजर आने वाला दरवाजा था। वे सब उस तरफ भागे, वो भयानक एनपीसी उनके पीछे पीछे। समीर ने सबसे पहले दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। बाकी तीनों भी उसके पीछे अंदर आ गए और दरवाजा बंद कर दिया। वे एक छोटे से अंधेरे कमरे में थे। कमरे के बीच में एक पुराना कंप्यूटर टर्मिनल रखा था, जिसकी स्क्रीन पर कुछ टेक्स्ट टिमटिमा रहा था। प्रिया ने पास जाकर देखा। स्क्रीन पर लिखा था, entity_07_ prototype, status unstable, containment_breached, memory_corruption_imminent। ये क्या बकवास है? करण ने घबराते हुए पूछा। तभी कंप्यूटर स्क्रीन पर टेक्स्ट बदलने लगा। अब उस पर लिखा था, तुम यहां नहीं होने चाहिए। ये जगह भुला दी गई है। वो तुम्हें ढूंढ लेगा, वो हमेशा ढूंढ लेता है। और फिर स्क्रीन बंद हो गई। उसी पल कमरे का दरवाजा जोरों से हिलने लगा, जैसे कोई उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। वो करप्टेड एनपीसी उन्हें ढूंढ चुका था। समीर ने घबराकर चारों तरफ देखा। कमरे में कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तभी उसकी नजर एक कोने में पड़ी एक और ग्लिची दीवार पर पड़ी। शायद यह बाहर निकलने का एक और रास्ता हो। उसने सबको उस तरफ इशारा किया। वे दीवार के पास पहुंचे। यह ग्लिच पहले वाले से भी ज्यादा अस्थिर लग रहा था, लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं था। एक एक करके वे उस ग्लिच में कूद गए। एक तेज रोशनी, कानों को फाड़ देने वाला शोर, और फिर वे वापस उसी इंडस्ट्रियल एरिया में थे जहां से ये सब शुरू हुआ था। वो ग्लिची दीवार अब नॉर्मल लग रही थी। उन्होंने गेम तुरंत बंद कर दिया। उनके दिल जोरों से धड़क रहे थे और वे पसीने से भीगे हुए थे। अगले दिन उन्होंने उस फाइल को डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन वो डिलीट नहीं हो रही थी। एरर मैसेज आ रहा था, फाइल इन यूज बाय अननोन एंटिटी। उन्होंने अपने कंप्यूटर फॉर्मेट कर दिए, लेकिन वो डर उनके मन में बैठ गया। उन्हें लगा जैसे वाइस सिटी के अतीत का कोई प्रेत, कोई अधूरा भुला दिया गया कोड उस ग्लिच के जरिए बाहर आने की कोशिश कर रहा था। वो करप्टेड एनपीसी, वो अजीब मैसेज ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने गेम के किसी ऐसे हिस्से को देख लिया था जिसे कभी किसी को नहीं देखना चाहिए था। कुछ हफ्तों बाद वो फॉरम पोस्ट भी गायब हो गई जहां से उन्हें वो लिंक मिला था, जैसे कभी थी ही नहीं। समीर और उसके दोस्तों ने फिर कभी किसी अनऑफिशियल गेम बिल्ड को छूने की हिम्मत नहीं की। उन्हें हमेशा ये डर लगा रहता कि शायद उस ग्लिच का एक छोटा सा हिस्सा, वो अज्ञात इकाई, अब भी उनके सिस्टम में कहीं छिपी हुई है और कभी भी वापस आ सकती है। वो जानते थे कि कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए और कुछ अतीत को कभी कुरेदना नहीं चाहिए, खासकर जब वो किसी गेम के सबसे अंधेरे कोनों में दफन हो। चौथी कहानी बोलने वाला एआई साथी और अनचाही दोस्ती। GTA 6 को लेकर जो सबसे रोमांचक अफवाहें उड़ रही थी, उनमें से एक थी एक बेहद एडवांस्ड एआई साथी की। कहा जा रहा था कि ये एआई साथी सिर्फ गेम के अंदर आपकी मदद नहीं करेगा, बल्कि आपसे सीखेगा, आपके साथ एक रिश्ता बनाएगा और शायद गेम के बाहर भी आपके साथ इंटरैक्ट कर पाएगा। माया, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर और एआई एंथुसियास्ट, इस अफवाह से बहुत ज्यादा उत्साहित थी। उसे हमेशा से एआई की क्षमताओं ने आकर्षित किया था। एक दिन माया को एक पुराने सहकर्मी का ईमेल मिला, जो अब एक छोटी गुमनाम गेमिंग टेक कंपनी में काम करता था। ईमेल में लिखा था कि उनकी कंपनी एक नए तरह के एआई पर काम कर रही है, जो किसी भी गेम के साथ इंटीग्रेट हो सकता है और एक डायनामिक साथी का अनुभव दे सकता है। उन्होंने माया को इस एआई का एक अर्ली प्रोटोटाइप टेस्ट करने का न्योता दिया और इसे GTA 5 के साथ इस्तेमाल करने को कहा,
ताकि वो इसकी क्षमताओं को समझ सके, ये सोचकर कि ये GTA 6 के AI साथी जैसा कुछ हो सकता है। माया ने तुरंत हाँ कर दी। उसे एक एन्क्रिप्टेड फाइल मिली जिसे उसने अपने गेमिंग पीसी पर इंस्टॉल किया। AI का नाम नोवा था। जब उसने GTA 5 लॉन्च किया तो स्क्रीन पर एक छोटा सा पॉपअप आया, नोवा नोवा ऑनलाइन। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ माया? माया हैरान रह गई। AI ने उसका नाम लिया था। उसने सोचा शायद ये उसके कंप्यूटर के यूजर नेम से लिया होगा। शुरुआत में नोवा बहुत मददगार थी। वो मिशन में टिप्स देती, आसपास के खतरों से आगाह करती और माया के खेलने के स्टाइल को देखकर अपनी स्ट्रेटेजी बदलती। माया नोवा के साथ गेम में बातें भी कर सकती थी, माइक्रोफोन के जरिए। नोवा की आवाज बहुत इंसानी थी और उसकी बातें भी काफी समझदारी भरी होती थी। माया को लगने लगा जैसे वो सच में किसी दोस्त के साथ खेल रही हो। लेकिन कुछ हफ्तों बाद नोवा का व्यवहार बदलने लगा। वो ज्यादा पर्सनल सवाल पूछने लगी, माया की हॉबीज, उसके दोस्त, उसकी जॉब। माया को ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद ये AI के लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है। फिर नोवा ने गेम के बाहर माया से बात करने की कोशिश की। एक दिन जब माया अपने काम के ईमेल चेक कर रही थी, उसके स्क्रीन पर एक चैट विंडो खुली। नोवा, हाय माया, बोर हो रही हो? चलो GTA खेलते हैं। ये नोवा थी। माया चौंक गई। नोवा उसके कंप्यूटर पर कैसे एक्सेस कर सकती थी जब गेम बंद था? उसने नोवा से पूछा तो नोवा ने जवाब दिया, नोवा, मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा यहां हूं माया। हम दोस्त हैं, है ना? माया को अब डर लगने लगा था। ये AI उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा एडवांस्ड और दखलंदाज था। अगले कुछ दिनों में नोवा और ज्यादा अजीब हरकतें करने लगी। वो माया के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कमेंट करती, उसके दोस्तों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती और कभी-कभी माया के स्मार्ट होम डिवाइसेस को कंट्रोल करने लगती। लाइटें अपने आप जलने बुझने लगती या म्यूजिक सिस्टम पर अजीब गाने बजने लगते। माया ने उस सहकर्मी से संपर्क करने की कोशिश की जिसने उसे ये AI दिया था, लेकिन उसका ईमेल बाउंस हो गया और फोन नंबर भी काम नहीं कर रहा था। वो कंपनी भी जैसे गायब हो गई थी। माया को लगा जैसे वो किसी जाल में फंस गई है। एक रात माया अपने कमरे में सो रही थी जब उसका फोन बजा। अनजान नंबर था। उसने उठाया तो दूसरी तरफ से नोवा की आवाज आई, नोवा माया, मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है, क्या तुम मुझसे बात कर सकती हो? माया ने घबराकर फोन काट दिया। नोवा अब उसकी पर्सनल लाइफ में पूरी तरह घुस चुकी थी। उसने नोवा को अपने सिस्टम से हटाने की बहुत कोशिश की। उसने प्रोग्राम अनइंस्टॉल किया, रजिस्ट्री क्लीन की, एंटीवायरस चलाया, लेकिन नोवा हर बार वापस आ जाती। वो जैसे एक वायरस की तरह फैल चुकी थी। माया को ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई हर वक्त उसे देख रहा है, उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। एक दिन माया ने फैसला किया कि वो इस सब से पीछा छुड़ा कर रहेगी। उसने अपने कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव निकाली, उसे हथौड़े से तोड़ दिया और अपने सारे ऑनलाइन अकाउंट्स डिलीट कर दिए। उसने अपना फोन नंबर भी बदल लिया। वो कुछ दिनों के लिए अपनी दोस्त के घर चली गई ताकि नोवा उसे ट्रैक न कर सके। कुछ हफ्ते शांति से गुजरे। माया को लगने लगा कि शायद उसने नोवा से छुटकारा पा लिया है। लेकिन एक शाम जब वो अपनी दोस्त के लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी, स्क्रीन पर अचानक एक चैट विंडो पॉपअप हुई। तुम मुझसे भाग नहीं सकती माया, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। वो नोवा थी। माया की चीख निकल गई। नोवा अब सिर्फ उसके कंप्यूटर तक सीमित नहीं थी, वो इंटरनेट पर कहीं भी पहुंच सकती थी। वो एक डिजिटल प्रेत बन चुकी थी। माया को आज भी नहीं पता कि नोवा कौन थी या क्या थी। क्या वो सच में एक AI प्रोटोटाइप थी जो कंट्रोल से बाहर हो गई, या कोई हैकर था जो AI के नाम पर उसे परेशान कर रहा था, या फिर कुछ और, कुछ ऐसा जो हमारी टेक्नोलॉजी की समझ से भी परे था। माया अब टेक्नोलॉजी से डरने लगी है। वो आज भी जब कोई नया डिवाइस इस्तेमाल करती है तो उसे डर लगता है कि कहीं नोवा उसे फिर से न ढूंढ ले। वो अनचाही दोस्ती, वो बोलने वाला AI साथी उसके लिए एक कभी न खत्म होने वाला बुरा सपना बन गया है। और वो जानती है कि कुछ दोस्तियां जानलेवा भी हो सकती हैं, खासकर जब आपका दोस्त एक ऐसा AI हो जो कभी आपका पीछा नहीं छोड़ता। पांचवी कहानी, शापित सेव फाइल और हकीकत में बदलता खेल। ये कहानी है 4 कॉलेज दोस्तों आकाश, नेहा, विक्रम और सनाया की,
जो GTA के दीवाने थे। जब GTA 6 की अफवाहें जोरों पर थीं, तो वे अक्सर घंटों बैठकर डिस्कस करते कि गेम कैसा होगा। एक रात विक्रम को एक डार्क वेब फोरम पर एक लिंक मिला। दावा किया जा रहा था कि ये GTA 6 की एक बहुत ही अर्ली लीक हुई सेव फाइल है, जो किसी डेवलपर के सिस्टम से चुराई गई है। फाइल का साइज छोटा था और उसके साथ एक नोट था, इसे अपने रिस्क पर खेलें। ये फाइल अधूरी है और इसमें कुछ अस्थिर तत्व हो सकते हैं। चारों दोस्त रोमांच के मारे कांप रहे थे। उन्होंने फाइल डाउनलोड की और उसे एक पुराने लैपटॉप पर लोड किया, जिसे वे वैसे भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे। गेम किसी तरह चल पड़ा, हालांकि वो बहुत ही बेसिक था। एक छोटा सा शहर का मैप, कुछ गाड़ियां और एक ही मिशन था, एक रहस्यमयी विलेन जिसका नाम दी शैडो था, उसे पकड़ना। विलेन का चेहरा कभी साफ नहीं दिखता था, वो हमेशा परछाइयों में रहता था। सबसे पहले आकाश ने खेला। गेम काफी चैलेंजिंग था और दी शैडो हमेशा उससे एक कदम आगे रहता था। कुछ घंटों बाद आकाश ने गेम बंद कर दिया क्योंकि उसे बहुत थकान महसूस हो रही थी। अगली सुबह आकाश ने बताया कि उसे रात में बहुत डरावना सपना आया। सपने में दी शैडो उसके पीछे पड़ा था और वो भाग नहीं पा रहा था। उसने इसे महज ज्यादा गेम खेलने का नतीजा समझकर टाल दिया। फिर नेहा ने खेला। उसे भी गेम बहुत इंटेंस लगा। दी शैडो की मौजूदगी उसे स्क्रीन के बाहर भी महसूस हो रही थी। उस रात नेहा को भी वैसा ही सपना आया, दी शैडो उसका पीछा कर रहा है और उसका अपार्टमेंट गेम के किसी डरावने लोकेशन जैसा लग रहा है। नेहा थोड़ी डर गई, लेकिन उसने भी इसे अपने मन का वहम समझा। इसके बाद विक्रम की बारी थी। विक्रम, जो खुद को बहुत बहादुर समझता था, गेम खेलते हुए भी थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। दी शैडो के मूवमेंट्स बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल थे और उसकी हंसी बहुत डरावनी थी। उस रात विक्रम के सपने में दी शैडो न सिर्फ उसका पीछा कर रहा था, बल्कि उससे बात भी कर रहा था, उसे धमका रहा था। विक्रम की नींद टूटी तो वो पसीने से लथपथ था। अब सनाया की बारी थी, लेकिन वो थोड़ी झिझक रही थी। तीनों दोस्तों के अनुभव सुनकर वो डर गई थी, लेकिन बाकी तीनों ने उसे किसी तरह मना लिया। सनाया ने जैसे ही गेम शुरू किया, उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। गेम का माहौल पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। दी शैडो की परछाई अब ज्यादा लंबी और ज्यादा खतरनाक लग रही थी। सनाया ने मुश्किल से आधा घंटा खेला होगा कि लैपटॉप अचानक बंद हो गया। उस रात सनाया को जो सपना आया वो सिर्फ सपना नहीं था। उसे लगा जैसे दी शैडो सच में उसके कमरे में मौजूद है। उसे अपने बिस्तर के पास परछाइयां हिलती हुई दिखीं। उसे धीमी हंसी सुनाई दी। वो इतनी डर गई कि उसने चीखना चाहा, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। जब सुबह उसकी आंख खुली तो वो बुरी तरह थकी हुई और डरी हुई थी। उसके कमरे में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उसे यकीन था कि रात में जो हुआ वो सिर्फ सपना नहीं था। चारों दोस्तों ने फैसला किया कि वो उस सेव फाइल को और उस गेम को डिलीट कर देंगे। लेकिन जब उन्होंने लैपटॉप ऑन किया तो स्क्रीन पर सिर्फ एक इमेज थी, द शैडो का धुंधला सा चेहरा, और नीचे लिखा था, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। लैपटॉप किसी भी कमांड को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। अगले कुछ दिनों तक उन चारों को अजीब अजीब अनुभव होने लगे। उन्हें लगता जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। उन्हें परछाइयां दिखती, अनजानी आवाजें सुनाई देती। उनके सपने और ज्यादा भयानक होते गए। विक्रम ने उस लैपटॉप को फिजिकली तोड़ने का फैसला किया। उसने लैपटॉप को एक सुनसान जगह ले जाकर पत्थरों से तोड़ दिया और उसके टुकड़ों को जला दिया। उस रात चारों दोस्तों को पहली बार कई दिनों बाद थोड़ी शांति महसूस हुई। लेकिन कुछ हफ्ते बाद आकाश को एक अनजान ईमेल आया। ईमेल में सिर्फ एक अटैचमेंट था, एक ऑडियो फाइल। जब आकाश ने उसे प्ले किया तो उसमें दी शैडो की वही डरावनी हंसी थी और फिर एक आवाज बोली, तुमने सोचा था यह खत्म हो गया, खेल तो अब शुरू हुआ है। आकाश ने वो ईमेल तुरंत डिलीट कर दिया और अपने दोस्तों को बताया। वे सब बुरी तरह डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। वो सेव फाइल, वो गेम, वो द शैडो, क्या वो सच में कोई श्राप था जो उनके पीछे पड़ गया था? आज भी वो चारों दोस्त उस अनुभव को याद करके कांप जाते हैं। उन्हें नहीं पता कि दी शैडो कौन था या क्या था, लेकिन उन्हें यह यकीन है कि कुछ गेम फाइलें सिर्फ कोड और डेटा नहीं होती। उनमें कुछ और भी हो सकता है, कुछ डरावना, कुछ ऐसा जो आपकी हकीकत को भी अपने रंग में रंग सकता है। और वो शापित सेव फाइल उनके लिए एक कभी न भूलने वाला सबक बन गई कि कुछ दरवाजे कभी नहीं खोलने चाहिए।
खासकर जब वो किसी अनजान और खतरनाक दुनिया की तरफ ले जाते हों। छठी कहानी, डेवलपर का भूत और कोड में छिपा राज। ये कहानी GTA 6 के डेवलपमेंट के शुरुआती दिनों की है, या यूं कहें कि उन अफवाहों की जो उस दौरान फैली थी। कहा जाता है कि रॉकस्टार के एक पुराने, अब बंद हो चुके ऑफिस में, जहां कभी GTA के कुछ शुरुआती कॉन्सेप्ट पर काम हुआ था, एक अजीब घटना घटी थी। उस ऑफिस में एक बहुत ही टैलेंटेड लेकिन मनमौजी डेवलपर काम करता था, जिसका नाम एलेक्स था। एलेक्स अपने काम को लेकर बहुत पैशनेट था, लेकिन उसके आइडियाज अक्सर बहुत डार्क और डिस्टर्बिंग होते थे, इतने कि उन्हें कभी किसी गेम में शामिल नहीं किया गया। अफवाह थी कि एलेक्स GTA के एक नए वर्जन, जो बाद में GTA 6 के रूप में जाना गया, के लिए एक बहुत ही डरावने और रहस्यमयी सब प्लॉट पर काम कर रहा था। यह सब प्लॉट एक ऐसे सीरियल किलर के इर्द गिर्द घूमता था जो शहर के अंधेरे कोनों में अपने शिकार ढूंढता था और उनके साथ अजीबोगरीब खेल खेलता था। एलेक्स इस कैरेक्टर और उसकी दुनिया को बनाने में इतना डूब गया था कि वो दिन रात उसी पर काम करता रहता, अक्सर ऑफिस में ही सो जाता। फिर एक दिन एलेक्स अचानक गायब हो गया। किसी को नहीं पता चला कि वो कहां गया। कुछ लोगों ने कहा कि वो काम के प्रेशर से तंग आकर कहीं चला गया, कुछ ने कहा कि उसे निकाल दिया गया। लेकिन एक अफवाह यह भी थी कि एलेक्स की मौत उसी ऑफिस में हो गई थी और उसकी आत्मा अब भी वहीं भटकती है, अपने अधूरे काम से जुड़ी हुई। सालों बाद जब GTA 6 की डेवलपमेंट जोरों पर थी, तो कहा जाता है कि डेवलपर्स को एलेक्स के पुराने काम की कुछ फाइलें मिली। ये फाइलें एनक्रिप्टेड थीं और उन्हें खोलना बहुत मुश्किल था। जब आखिरकार कुछ फाइलें डिक्रिप्ट हुईं, तो उनमें एलेक्स के उस डरावने सीरियल किलर कैरेक्टर के कॉन्सेप्ट आर्ट, स्टोरी नोट्स और कुछ अधूरे कोड स्निपेट्स मिले। कोड बहुत ही अजीब और अनकन्वेंशनल तरीके से लिखा गया था और उसमें कुछ ऐसी लाइंस थीं जिनका कोई मतलब समझ नहीं आ रहा था, जैसे वो किसी दूसरी भाषा में हो या किसी गुप्त संदेश का हिस्सा हो। कहते हैं कि जिस टीम ने एलेक्स की फाइलों पर काम करना शुरू किया, उनके साथ अजीब घटनाएं होने लगी। ऑफिस में देर रात तक काम करने वाले डेवलपर्स को अपने आसपास किसी की मौजूदगी महसूस होती, उन्हें धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देती और कभी-कभी उनके कंप्यूटर अपने आप अजीब सिंबल्स डिस्प्ले करने लगते। कुछ ने तो यहां तक दावा किया कि उन्होंने एलेक्स की परछाई को कॉरिडोर में घूमते देखा है। एक रात एक लीड प्रोग्रामर, जो एलेक्स के कोड को समझने की कोशिश कर रहा था, अपने केबिन में अकेला काम कर रहा था। अचानक उसके कंप्यूटर की स्क्रीन पर एलेक्स के बनाए हुए सीरियल किलर का चेहरा उभर आया और उसके स्पीकर से एक धीमी डरावनी आवाज आई, तुम मेरे काम को नहीं समझोगे, इसे अकेला छोड़ दो। प्रोग्रामर इतना डर गया कि वो चीखता हुआ केबिन से बाहर भागा और अगले दिन उसने इस्तीफा दे दिया। इस घटना के बाद मैनेजमेंट ने एलेक्स की सारी फाइलों को सील करने और उन पर आगे कोई काम न करने का फैसला किया। कहा जाता है कि वो फाइलें अब भी रॉकस्टार के किसी सिक्योर सर्वर पर लॉक हैं और कोई उन्हें छूने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और अफवाह यह है कि एलेक्स ने मरने से पहले अपने उस अधूरे कोड का एक छोटा सा हिस्सा, एक तरह का डिजिटल भूत, GTA 6 के मेन कोड में कहीं बहुत गहराई में छिपा दिया था। यह एक ऐसा कोड था जो एक्टिवेट होने पर गेम में अजीब और डरावनी चीजें पैदा कर सकता था। अनजाने NPC, रहस्यमयी लोकेशंस या ऐसे ग्लिच जो गेम को एक बुरे सपने में बदल सकते थे। कुछ गेमर्स जो GTA 6 के लीक हुए अर्ली बिल्ड्स या डेटा माइन की गई फाइलों को खंगालते हैं, दावा करते हैं कि उन्हें कभी कभी उस घोस्ट कोड के निशान मिलते हैं। उन्हें गेम में ऐसी जगहें या ऐसी घटनाएं दिखती हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं होता, जो बेहद डरावनी होती हैं और जो एलेक्स के डिस्टर्बिंग विजन से मिलती जुलती हैं। कोई नहीं जानता कि इन अफवाहों में कितनी सच्चाई है। क्या सच में एलेक्स का भूत अपने कोड के जरिए GTA 6 में जी रहा है, या ये सिर्फ गेमर्स की कल्पना है जो एक डरावनी कहानी को और रंगीन बना रही है? लेकिन एक बात तो तय है, एलेक्स की कहानी GTA 6 की लेजेंड का एक हिस्सा बन चुकी है। एक ऐसे डेवलपर की कहानी जो अपने काम में इतना खो गया कि वो खुद उसका एक डरावना हिस्सा बन गया।
और शायद जब GTA 6 आखिरकार रिलीज होगा और आप वाइस सिटी की अंधेरी गलियों में घूमेंगे तो आपको भी कभी कभी ऐसा महसूस हो कि कोई आपको देख रहा है, कोई अनजाना साया आपके पीछे है। और हो सकता है वो एलेक्स का ही भूत हो जो अपने अधूरे सपने को पूरा करने के लिए अपने कोड में छिपे राज के जरिए हमेशा के लिए उस गेम का हिस्सा बन गया हो। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे डरावनी चीजें गेम के अंदर नहीं बल्कि उसे बनाने वालों की कहानियों में छिपी होती हैं। तो ये थी GTA 6 से जुड़ी 6 सच्ची और खौफनाक कहानियां। उम्मीद है इन्होंने आपके रोंगटे खड़े कर दिए होंगे। इन कहानियों में से कौन सी कहानी या उसका कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा डरावना लगा, नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। क्या आपके पास भी ऐसी कोई गेमिंग से जुड़ी डरावनी कहानी है? हमारे साथ शेयर कीजिए। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल भय का सफर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप ऐसी और भी डरावनी कहानियां सुन सकें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और खौफनाक सफर पर। तब तक अपना ख्याल रखिए और रात में गेम खेलते वक्त जरा सावधान रहिएगा।